Hello, good morning students. Now on the 10th class and your topic in P block element is डाइऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट. ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डाइऑक्साइड समझाई थी. स्पेशली हमने फोकस किया था ऑन द सल्फर डाइऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, जो डबल बॉन्ड बना रखे हैं उनमें कौन सा ऑर्बिटल यूज किया एंड ऑल दैट. ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइऑक्साइड. तो ट्राइऑक्साइड का भी जो है जनरल फॉर्मूला रहेगा आपका EO3. ओके, जैसे ऑक्सीजन के केस में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डाइऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज O2, डाइऑक्सीजन. ठीक है, तो ट्राइऑक्सीजन में ऑक्सीजन का केस आ जाएगा तो ओजोन लिख देंगे हम. सल्फर के केस में इट इज SO3. तो इसी तरह बाकी कंपाउंड्स भी आपके बन जाएंगे. ठीक है, ये आपके कंपाउंड्स बनेंगे. अब इनको पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या है, एंगल्स क्या है एंड ऑल दैट. ओके, सारे मेंबर्स जो है इस टाइप की ट्राई ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. अगर आप बात करें SO3 की, क्योंकि मेन फोकस हमारा इस पे ही रहेगा, O3 को और जो डाइऑक्साइड में O2 है उनको हमें डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो इसको हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओजोन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल यूजेस, रिएक्शंस सब आपके सिलेबस में है, तो इसको अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बात करूं अगर मैं SO3 की, तो अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो देन इट कम्स टू बी हाफ 6. ऑक्सीजन को तो कंसिडर करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो डाइवेलेंट है, तो आंसर आ जाएगा 3. मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं SO3 के पास. और इस नाते कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइएंगुलर प्लेनर. ओके, SO2 के स्ट्रक्चर में हमें एक लॉन पेयर देखने को मिल रहा था, तो वहां पे शेप की भी बात निकल के आई थी. ओके, जब आपका लॉन पेयर कैरी कर रहा हो सेंट्रल एटम तो ज्योमेट्री से शेप डिफरेंट होती है. पर यहाँ पे देख लेते हैं आपका लॉन पेयर है या नहीं है. तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइज ये सल्फर है, इसमें ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है. अगर आप बात करें अबाउट SO3 मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर देखो बेटा, सल्फर की ना जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज 3s2 3p4. S के अंदर 2 और P के अंदर 4 है. ठीक है, अब इसको 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं तो 3 तो सिंगल इसको चाहिए. उस नाते इसको 3 अपने जो ऑर्बिटल है उनमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये एक ऑक्सीजन का शेयर कर सके और उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड बना सके. तो हमें एक्साइटेड स्टेट की जरूरत पड़ेगी. और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो आपका 3s और 3p है, 3p का एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा. अगर 3p का एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक ऑर्बिटल में. ओके, जैसे मान लीजिए आपने p के 3 रखे और d में एक आगे कर दिया शिफ्ट. ठीक है, दिस इज 3d 3p और ये आपका 3s है, इसमें 2 है. तो देखो आपको बॉन्ड बनाने हैं 3. सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ और 3 डबल मिलेंगे. ठीक है, तो 3 सिंगल के लिए तो आपको 3 ऑर्बिटल चाहिए. ठीक है, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो. पर 3 डबल बॉन्ड जो बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी तो आपको ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, पर वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. ओके, बिकॉज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मेक द पाई बॉन्ड. ओके, तो हमें एक्साइटेड स्टेट में 3s के इलेक्ट्रॉन को भी आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. तो एक तो s और 2p, ये तो यूज हो जाएंगे किस बॉन्ड को बनाने में? सिग्मा बॉन्ड को बनाने में. भाई पाई हो या फिर सिग्मा हो, है तो कोवलेंट बॉन्ड ही. ठीक है, तो हमने क्या किया, s का भी और p का भी दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3d के अंदर ट्रांसफर कर दिया. ओके, अब एक s और 2p से मिलके तो आप सिग्मा बॉन्ड बना लोगे. 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 ऑक्सीजन के साथ. हाइब्रिडाइजेशन यही है sp2. तो लॉन पेयर तो कोई नहीं है SO3 के अंदर. ठीक है, इट कैरीज नो लॉन पेयर. तो इसकी शेप भी यही है और इसकी ज्योमेट्री भी यही. ओके, अब बिकॉज आपको 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बनाने हैं, तो 3 पाई बनाने के लिए एक ये पाई बनाएगा, एक ये पाई बनाएगा और एक ये पाई बनाएगा. ठीक है, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो अपना एक s और 2p यूज करेगा सिंगल बॉन्ड बनाने में, सिग्मा. ओके, माय मीन इज दैट सिग्मा. तो सिग्मा बॉन्ड को बनाने में वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज कर रहा है, एक s और 2p. पर जब वो पाई बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ तो वो अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा
और कौन कौन से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके पास? एक तो पी का है, तो हम इसको बोल सकते हैं पी पाई, ये डी का है और ये भी क्या है, डी का है। तो जो तीन डबल बॉन्ड बनेंगे सल्फर के ऑक्सीजन के साथ, उसमें एक डबल को बनाने में तो सल्फर अपना पी ऑर्बिटल यूज करेगा और दो को बनाने में सल्फर अपना डी ऑर्बिटल यूज करेगा। ऑक्सीजन के पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट कैरी एनी डी ऑर्बिटल, तो उसको तो अपना पी ही यूज करना पड़ेगा। ओके, सो अब शेप क्या है, एस डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। ट्राइंगुलर प्लेनर है, लॉन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो ये एंगल कितने का है, 120 डिग्री का, जो कि एक्चुअली में sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा और ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये पाई है, तो इस पाई को मैंने नाम दिया पी पाई पी पाई। मतलब इस बॉन्ड को बनाने में ऑक्सीजन भी अपना पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है और जो आपका सल्फर है वो भी पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। इस बॉन्ड को बनाने में ऑक्सीजन अपना पी यूज कर रहा है बट सल्फर अपना डी यूज कर रहा है। इसको बनाने में भी ऑक्सीजन अपना पी यूज कर रहा है बट सल्फर अपना डी यूज कर रहा है। और ये सेम केस है SO2 जैसा, कि अलग अलग ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो लेंथ है बॉन्ड की वो अलग अलग होनी चाहिए थी। ठीक है, इन दोनों की एक जैसी होती और इसकी अलग होती, पर तीनों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो क्या होती है, सेम होती है। और इसका रीजन है द रेजोनेंस। ये तीनों बॉन्ड लेंथ आपको बराबर मिलेंगी 142 पिकोमीटर की, एंड द रीजन इज रेजोनेंस। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये वाला बॉन्ड ही पी पाई है, कुछ देर बाद ये पी पाई ये पी पाई डी पाई हो सकता है। ये आपस में रेजोनेंस की वजह से रोटेट करते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई द ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। कोई लॉन पेयर है नहीं तो एंगल घटने बढ़ने का कोई रीजन ही नहीं है, तो आपका नॉर्मल एंगल रहेगा दैट इज 120 डिग्री। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये सारे बॉन्ड रोटेट करेंगे, एक बार पी पाई डी पाई ये है, एक बार इधर चला जाएगा तो पी पाई इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो दे कैन रोटेट। ओके, सो दैट विल बी ऑल अबाउट SO3। इन अगर आप बात करो जैसे नॉर्मल कंडीशन पे ये गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, क्वाइट स्टेबल। ओके, बट अगर आप इसको सॉलिडिफाई करोगे तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो आपको लीनियर स्ट्रक्चर्स के अंदर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सॉलिडिफाई कर रहे हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो आपको पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगी, लीनियर पॉलीमर्स मिलेंगे आपको देखने को। कैसे? जैसे लास्ट केस में डाइऑक्साइड में हमने सिलियम डाइऑक्साइड के बनाए थे, कुछ इस तरह से। तो सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह से सिलीनियम बनाता था, ये देखिए सल्फर की ट्राइऑक्साइड, ये यूं बेटा कंटिन्यू होता रहेगा आप, ठीक है, कि सल्फर जो है वो दो तो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज +6 है, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में समझाया था, अगर सल्फर को +6 करना है तो इसको मतलब ये 6 बॉन्ड बना रहा होगा टोटल, तो 2 इधर बना लिए, एक और एक इधर साइड में बना लिया, तो ऐसे आपका लीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका, SO3 का, बट इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। या तो यू मिल जाएगा आपको सॉलिड स्टेट में, नहीं तो आपको ट्राइमर भी मिल सकता है। अगर आप SO3 को सॉलिड कर रहे हैं तो ट्राइमर की फॉर्म भी मिल सकती है। ये तो पॉलीमर है बेटा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे यूनिट आपस में SO3 की जुड़ती जा रही है। आप इसको ये लिख सकते हो, इट इज SO3 और ब्रैकेट के बाहर n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ गई। पर ट्राइमर का मतलब है कि SO3 और n की वैल्यू क्या है, 3, ट्राई मीन्स 3, तो 3 कैसे जुड़ेंगे, आप 3 कॉर्नर्स के ऊपर सल्फर लगा दीजिए, डबली बॉन्डेड O लाइक दिस, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दीजिए बाय सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये एक ट्राइमर बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का इन द सॉलिड स्टेट। आई होप आपको क्लियर है। सेम अगर आप सिलीनियम की बात करो तो सिलीनियम जो है वो टेट्रामर बना सकता है, सिलीनियम कैन फॉर्म, सिलीनियम ट्राइऑक्साइड कैन फॉर्म टेट्रामर। अब टेट्रामर में आप क्या करेंगे, सिलीनियम को स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ठीक है, और इनको हर सिलीनियम को एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सो दिस इज द टेट्रामर फॉर सिलीनियम
ट्राइऑक्साइड। ओके, तो सॉलिड स्टेट्स के अंदर आपको इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बात करें हम टेलुरियम ट्राइऑक्साइड की, तो उसका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोवलेंट स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं ना कार्बन में, और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड में, तो उस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है टेलुरियम ट्राइऑक्साइड के अंदर। ओके, सो ऑल, अगर बात करें ट्राइऑक्साइड्स की, तो सारी के सारी एसिडिक है, ऑल आर एसिडिक, क्योंकि सिंपल सा रूल काम करता है, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक कंपाउंड। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाता है। ये चीज मैंने आपको बेटा नाइट्रोजन फैमिली की जब हम ऑक्साइड पढ़ा रहे थे, तो नाइट्रोजन फैमिली की 5 ऑक्साइड थी, उसके केस में भी बताया था कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिसमें वो +1 में है, उससे कहीं ज्यादा एसिडिक है जिसमें नाइट्रोजन +5 में है। तो देखो, SO2 सल्फर +4, SO3 सल्फर +6, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें रीजन भी पता कर सकते हो, ये पानी के साथ मिलके बनाता है सल्फरस, ये बनाता है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूर इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फरस, सो ऑब्वियस ही बात है SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। तो हर ट्राई ऑक्साइड अपनी डाई ऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होगी। क्लियर है ये बात तो आपको? बट अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम टेलुरियम की तरफ, तो ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्टर घटता है और बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्टर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। वैसे सारी एसिडिक है, पर सब बराबर बराबर एसिडिक नहीं है। सल्फर की ट्राइऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती है। जबकि आप नीचे की तरफ अगर आओगे तो टेलुरियम ऑक्साइड उतनी ज्यादा एसिडिक नहीं है। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन द ट्राइऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। Now, next topic is halides of group 16th element. So, this is the last chemical property that we are studying in oxygen family. इससे पहले हम बेटा हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स पढ़ चुके हैं। So, important compound है halides. तो they form different type of halides. वो 4 टाइप की halides बनाते हैं टोटल ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स, जिनके अंदर +1, +2, +4 और +6 ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। सब तरह की नहीं बनाते हैं, हर एलिमेंट की अपनी लिमिटेशन होती है कि ऑक्सीजन ये नहीं बना सकता, पोलोनियम इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स नहीं बना सकता, वो सब की अपनी लिमिटेशन है। बट जर्नली अगर आप ऑक्सीजन से पोलोनियम को डिस्कस करें तो +1 से लेके +2, +4 और +6 ये इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर जो हैलाइड्स है वो बनाते हैं। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ सबकी स्टेबिलिटी बराबर बराबर नहीं होती है। For a particular oxidation state, for a particular oxidation state, जैसे मान लीजिए आपने +2 ले लिया, तो +2 में आप ऑक्सीजन के कोई हैलाइड्स बनाओ, या फिर आप सल्फर की, सिलीनियम की, टेलुरियम की, पोलोनियम की। तो अगर आप कोई ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफिक चूज कर रहे हो हर एलिमेंट की ऑक्सीजन फैमिली की, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगी फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। ओके, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया मैंने, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आपने किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स किया तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर उसकी क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ऑक्सीजन कहना गलत है, बिकॉज ऑक्सीजन तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ करता है। तो जैसे मान लो सल्फर है, तो सल्फर की फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी क्लोराइड कम स्टेबल, उसकी फिर ब्रोमाइड कम स्टेबल, और फिर उसके बाद जो आयोडीन है वो और कम स्टेबल। रीजन इज बॉन्ड पोलैरिटी। जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे आते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। सेंट्रल एटम तो सेम ही हमारा, वो तो बदल ही नहीं रहा, जो साइड का एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और अगर कम हो रही है तो बॉन्ड पोलैरिटी कम हो रही है। दैट्स वाई स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। ठीक है, सबका अलग अलग पैटर्न है, सब अलग अलग टाइप के जो कंपाउंड है वो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर +1 में बना रहा है तो इनको हम मोनोहैलाइड्स बोलेंगे। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वालों को डाईहैलाइड, इनको हम बोलेंगे टेट्राहैलाइड्स, और इनको हम बोलेंगे हेक्साहैलाइड्स। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये +1, +4, +2
या +6 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनकी हैलाइड्स को हम मोनो, डाई, टेट्रा और हेक्सा हैलाइड्स बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं अबाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो मोनो हैलाइड बनाता है, पर सिर्फ एक, ओनली विद द फ्लोरीन, और किसी के साथ भी नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बनाता है, O2F2। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप मोनोहैलाइड्स की बात करें तो सल्फर फ्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी बना लेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे सल्फर की केस की बात की जाए तो सल्फर तो सबके साथ बना लेता है विद द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, पर इसका फॉर्मूला आप यूं नहीं लिखेंगे SF, HCl, SBr, इसका फॉर्मूला यूं लिखा जाता है S2F2, S2Br2 और S2Cl2। ये रीजन मैं आगे समझाऊंगी, चलो वैसे देख लो यहाँ पे भी, पर मोनोहैलाइड्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला यूं लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सिलीनियम की बात करें तो सिलीनियम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बनाता है, सिलीनियम मोनोक्लोराइड और सिलीनियम मोनोब्रोमाइड। ठीक है, टेलुरियम ऐसी कोई ऑक्साइड नहीं बनाता, पोलोनियम भी नहीं बनाता। रीजन बड़ा ही सिंपल है बेटा, कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टेलुरियम और जो पोलोनियम उसकी +1 तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको कंपाउंड बनाते हुए दिखाई देंगे। रीजन क्या है कि भाई इसका आयोडीन वाला कंपाउंड क्यों नहीं बना, ये सब क्यों नहीं बने, वो हम आगे समझाएंगे। ठीक है, बात करें अबाउट द डाईहैलाइड्स, तो डाईहैलाइड्स में बेटा ऑक्सीजन सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है एंड दैट इज OF2। फ्लोरीन के साथ तो ये यही बनाएगा, बट बाद में ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ भी एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम Cl2O या फिर आप इसको Br2O, इनको हम हैलोजन फैमिली में भी पढ़ेंगे। ये क्लोरीन की आप इसको ऑक्साइड बोल दो या ऑक्सीजन की क्लोराइड बोल दो। ठीक है, तो देखो दो ऑक्सीजन, दो क्लोरीन एक ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा। अगर आप चार्ज के बारे में बात करें तो एक्चुअली में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द क्लोरीन, और ब्रोमीन से भी क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट ये फॉर्मूला जो है ये है तो इसका डाई का ही, क्योंकि दो तो हेलोजन के एटम जो है वो हमने जोड़ रखे हैं। ठीक है, सेम आप सल्फर के लिए लिख सकते हो SF2, SCl2, इस तरह के जो कंपाउंड है वो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो सिलीनियम है वो डाईहैलाइड्स नहीं बनाता है, टेलुरियम बनाएगा, पोलोनियम बना लेगा। ठीक है, तो टेलुरियम बनाएगा, ठीक है, पोलोनियम भी बना लेगा, बट जो सिलीनियम है, सिलीनियम डाईहैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, बात करें अबाउट टेट्रा, तो टेट्रा में ऑक्सीजन का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बनाता ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके बाद सल्फर का नंबर आता है जैसे SF4, SCl4, इस तरह के जो कंपाउंड है आपको वो देखने को मिलेंगे, SBr4। ठीक है, टेलुरियम भी सेम कंपाउंड बनाएगा और पोलोनियम भी बनाता है, तो इस तरह के कंपाउंड आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। पोलोनियम भी बना लेता है और सिलीनियम भी और सल्फर भी जो है वो बनाता है। बात करें हेक्सा की, तो हेक्सा के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं बना सकता क्योंकि 6 बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। सल्फर जो है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ, तो एक बात तो आप सिंपली याद रखो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम इनको इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा रहे हो +6 के अंदर, तो मतलब सामने वाला एलिमेंट इतना पावरफुल है कि वो इन एलिमेंट्स को +6 तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये सिर्फ फ्लोरीन है आउट ऑफ हैलोजेंस। तो जब भी हेक्सा हैलाइड्स की बात होगी ये हमेशा फ्लोरीन होगा जो ऐसा करेगा। ठीक है, तो SF6, SCF6, TeF6। पोलोनियम का ऐसा कंपाउंड बनेगा नहीं क्योंकि पोलोनियम का +6 स्टेबल होता नहीं। ठीक है, ड्यू टू इनर इफेक्ट ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो जब कभी भी हेक्सा हैलाइड्स के बारे में बात होगी दैट इट इज ओनली फ्लोरीन जो इन एलिमेंट्स को इनकी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सकता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अब हम 1 बाय 1 मेन फोकस हमारा रहेगा हेक्सा हैलाइड और टेट्रा हैलाइड्स पे, बाकी फिर मोनो और डाई को भी डिस्कस करेंगे, पर ज्यादातर क्वेश्चन इसमें हेक्सा और टेट्रा से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेक्सा हैलाइड्स। तो हेक्सा हैलाइड्स में तो हमारे पास ऑप्शन ही 3 है। ठीक है, तो हेक्सा हैलाइड्स में या तो SF6 है या SCF6 है या फिर आपके पास TeF6 है। ठीक है, सल्फर, सिलीनियम एंड टेलुरियम हेक्सा हैलाइड्स। ठीक है,
तो फ्लोरीन के साथ ही बनाएंगे, इसका रीजन मैं समझा चुकी हूँ। बात करें स्टेबिलिटी की, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है SF6, फिर कम स्टेबल हो गया सिलीनियम हेक्साफ्लोराइड, और सबसे कम स्टेबल है आपका टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल है सल्फर का जो हेक्साहेलाइड है वो। अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि बेटा इनकी जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो बताइए, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा कि सल्फर और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, क्योंकि सल्फर और फ्लोरीन के साइज में कंपैरेबिलिटी है। मतलब अगर आप सिलीनियम और फ्लोरीन का साइज देखें तो फ्लोरीन बहुत छोटा है, सिलीनियम बहुत बड़ा है, टेलुरियम उससे भी बड़ा है, फ्लोरीन फिर छोटा है। तो जितना अनइक्वल साइज होता है ऑर्बिटल्स का, उतनी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती, और अगर ओवरलैपिंग ढंग से नहीं हो पाएगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक आप बहुत बड़े साइज का एटम और एक बहुत छोटे साइज के एटम के बीच में बॉन्ड बना रहे हो, उनके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहे हो, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कब होगी, जब सेम साइज के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हो। तो सल्फर का साइज फिर भी सिलीनियम और टेलुरियम से छोटा है, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर कम, और फिर उससे ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर मैं SF6 के बारे में ही बात करूं, क्योंकि हर कैटेगरी का एक कंपाउंड हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज अ ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड रूम कंडीशन के ऊपर एक ऑर्डरलेस, कलरलेस और नॉन टॉक्सिक गैस होती है। इट इज थर्मली क्वाइट स्टेबल, इट इज थर्मली स्टेबल, और ये केमिकली इनर्ट है, इट इज केमिकली इनर्ट, मतलब रिएक्शन नहीं करती है यूजुअली किसी के साथ जल्दी से। थर्मली स्टेबल है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करने पे भी ये टूटेगा नहीं इसका बॉन्ड, ठीक है, और अच्छी खासी स्टेबल है। रीजन क्या है कि अगर आप SF6 का स्ट्रक्चर देखो तो देखो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। SF6 में हाफ सल्फर के 6 प्लस में 6 फ्लोरीन 12, 12 बटे में 2 6, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए मेरे पास 6, और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकल के आ जाएगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और अगर तुम चेक करो तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और बॉन्ड में कितने बना रखे हैं 6, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस उतने ही बॉन्ड बना रखे हैं। सो देयर विल बी नो लोन पेयर, कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं वैलेंस जो भी बॉन्ड में यूज ना हुआ हो। सो इट कंटेन्स नो लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेप का तो यहाँ इशू निकल के नहीं आया, शेप तो वही होगी, ज्योमेट्री जो है वही हो जाएगी शेप, अगर लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल शेप बनाऊं SF6 की, तो ये कुछ यूं है, सल्फर स्क्वायर के 4 कोनों के ऊपर 4 फ्लोरीन, जिन सब के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर फ्लोरीन और एक इसके नीचे परपेंडिकुलर फ्लोरीन। सिंपल है, सल्फर 1 फ्लोरीन 1 1 1, एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर वाले हो या फिर ये एंगल हो। पर अगर तुम इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करो तो ये सोचो, ये तो मैंने सिंपल बता दिया, बट फ्लोरीन का एटम भी गोल होगा, सल्फर का भी गोल होगा, सिंपल सी बात है। तो यूं देखो कि सल्फर ये है, और इसके मैं गोल इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ओके, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक फ्लोरीन इसके ऊपर और एक फ्लोरीन इसके नीचे है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सल्फर के इधर फ्लोरीन, इधर इधर इधर, ऊपर फ्लोरीन नीचे, और इस तरह से सल्फर को 6 फ्लोरीन ने ढक रखा है, ठीक है। ये केमिकली इनर्ट क्यों है तुमसे पूछा जा सकता है। कई जगह हम SF6 को एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर रबड़ एज इंसुलेटर होता है, तो हम इसके केमिकल बिहेवियर को यूज करके इसको इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये बेटा कि इसमें सल्फर जो कि मेन, भाई सेंट्रल एटम तो सल्फर ही है, रिएक्शन तो वही करेगा, ठीक है, वो 6 फ्लोरीन के नीचे दबा हुआ होता है, एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएजेंट टू रिएक्ट, ठीक है। वही रिएक्शन तो कब होगी, जब सल्फर के ऊपर कोई चीज आके अटैक करेगी, सेंट्रल एटम तो तुम्हारा वही है, सल्फर मौजूद ही नहीं है फ्री,
तो उस पर अटैक कैसे होगा, क्योंकि सल्फर को तो 6 फ्लोरीन ने ढक रखा है। अब सल्फर का साइज इतना बड़ा नहीं है कि 6 फ्लोरीन अगर उसको ढकें तो भी वो थोड़ा बाहर दिख जाए या वो रिएक्शन कर पाए। सल्फर का साइज ऐसा है कि 6 फ्लोरीन मिलके उसको थोड़ा कंप्लीटली कवर अप कर लेते हैं, और किसी भी रिएजेंट के लिए अब सल्फर अवेलेबल नहीं है कि वो रिएक्शन कर पाए। तो इसका जो बिहेवियर है दैट इज केमिकली इनर्ट। तो उसका रीजन ये है। पर अगर आप बात करें सिलीनियम फ्लोराइड की और टेल्यूरियम की, तो सल्फर के मुकाबले सिलीनियम का साइज बड़ा है और सिलीनियम से टेल्यूरियम का, तो ये उतने स्टेबल नहीं है, ये उतने केमिकली इनर्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलीनियम का साइज बड़ा है, एक बड़े साइज के एटम को 6 फ्लोरीन उतने अच्छे से नहीं ढक पाएंगे। टेल्यूरियम का और बड़ा है, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी जो केमिकल इनर्टनेस है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये घटेगी, केमिकल इनर्टनेस घटेगी, ये रिएक्टिव होते जाएंगे थोड़े। ये इतना कम रिएक्टिव होता है SF6 दैट इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मतलब पानी के साथ इसकी रिएक्शन करके आपको कोई कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं कर पाता। सल्फर इतना अंदर धसा हुआ होता है कि इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। तो सल्फर सिलीनियम ऐसी कोई नहीं करते हैं, सल्फर तो करेगा ही नहीं, सिलीनियम में भी बहुत कम है। पर टेल्यूरियम जो है, क्योंकि टेल्यूरियम का साइज बहुत बड़ा है, तो 6 फ्लोरीन इसको नहीं रोक पाते रिएक्शन करने से, और फिर ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है टू फॉर्म एन एसिड दैट इज H6TeO6। ठीक है, तो टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म दिस एसिड प्लस HF। तो टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्योंकि साइज बड़ा है, फ्लोरीन अच्छे से ढक नहीं पाते हैं, बट सल्फर के केस में ये चीज प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें चेक करें अबाउट द इट इज टेट्रा हैलाइड्स। ओके, सो टेट्रा हैलाइड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन सी बनाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप बात करें अबाउट फ्लोराइड्स, तो टेट्रा हैलाइड्स में फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज कह चुकी हूँ। इसमें टेट्रा की बात नहीं है, चाहे वो डाई हो, चाहे वो हेक्सा हो, चाहे वो मोनो हो, सब में अगर आपने ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स की ऑक्सीडेशन फिक्स की है, स्टेट फिक्स की है, तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी। ओके, सो SF6 जो है वो सबसे 4 SF4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर SeF4 होगा, और सबसे कम स्टेबल होगा आपका टेल्यूरियम की जो टेट्राफ्लोराइड है वो। और ठीक है, और इससे कम स्टेबल हो जाएंगे क्लोरीन के कंपाउंड, इससे कम स्टेबल होंगे ब्रोमीन के, और उससे कम स्टेबल होंगे आयोडीन के कंपाउंड। रीजन भी सिंपल है कि बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। ओके, सो अगर इसके अंदर मैं सिर्फ SF4 का एग्जांपल लूं, या फिर चलो इनके स्टेट्स की मेंशन करें, तो जो सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, जैसे कि आपका SF6 गैस था, तो ये भी गैस ही है। ठीक है, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे TeF4 की अगर मैं बात करूं, टेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड, ये आपको कैसा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, या आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, किसी भी चीज का गैस में मिलने का सिंपल सा रीजन है कि इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ गैस। फोर्स थोड़ी बढ़ी तो लिक्विड आ गया, उससे ज्यादा फोर्स बढ़ी तो सॉलिड आ गया, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइड्स के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा जो देखो SF4 का होगा वही सिलीनियम का होगा, वही टेल्यूरियम वाले कंपाउंड का, और क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सब कंपाउंड्स की टेट्रा हैलाइड्स में हर कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप सब सेम होगा, सिर्फ बॉन्ड एंगल बदलेगा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस में मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है SF4 के अंदर या टेट्रा हैलाइड्स में हर सेंट्रल एटम के पास, और इस नाते इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d। ओके, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या शेप का कोई जिक्र आएगा, अगर लॉन पेयर है तो आएगा। अब देखो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
पर उसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4। इट मींस, और फ्लोरीन के साथ चारों सिंगल ही बनाएगा, डबल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हर सेंट्रल एटम के पास है इन केस ऑफ टेट्राफ्लोराइड। तो इट कंटेन्स 1 लोन पेयर। अब अगर एक लोन पेयर है तो शेप की बात निकल के आएगी, ठीक है, इसमें शेप भी मैटर करेगी। अब अगर आपको +1 याद है तो हमने SF4 को जो है डिटेल में डिस्कस किया था। ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड है 1 2 3, दीज आर इक्विटोरियल एंड दीज आर एक्सियल। एक्सियल थोड़े से लंबे और इक्विटोरियल थोड़े से क्या होते हैं, छोटे। ये एंगल 120 के होते हैं और ये एंगल 90 का है, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि SF4 में एक लॉन पेयर है तो चाहो तो इक्विटोरियल पे रखो, चाहे तो एक्सियल पे। सिचुएशन क्या है, या तो मैं ये रख सकती हूँ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लॉन पेयर यहाँ है कि यहाँ है, क्योंकि इस तो सारे एंगल बराबर ही है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, ठीक है। इसमें मैंने इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर लॉन पेयर को रखा और इसमें मैंने कहां पे रखा है बेटा, ऑन द एक्सियल पोजीशन। आपको डिसाइड ये करना है दोनों स्ट्रक्चर में लॉन पेयर बॉन्ड का रिपल्शन तो होनी है और उसी को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है, ताकि रिपल्शन कम हो तो स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़े। अब आप ये बताओ कि किस केस में रिपल्शन कम है, तो बेटा इस केस में रिपल्शन कम होगी, क्योंकि यहां मैंने लॉन पेयर को बॉन्ड पेयर से 120 के एंगल पे रखा है ज्यादा, हालांकि 90 डिग्री पे भी कुछ रिपल्शन है पर कम है। तो ये चीज मैं ऑलरेडी 11th में समझा चुकी हूं कि रिपल्शन को हमें कम करने के चक्कर में आउट ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये जिसमें हमने लॉन पेयर को किस पोजीशन पे रखा, इक्विटोरियल पोजीशन पे, टू मिनिमाइज लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ओके। पर अब ये एंगल 120 के और ये 90 का नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन पेयर तो बॉन्ड पेयर को पुश करेगा। तो ये जो 2 फ्लोरीन है ना, ये थोड़ा अंदर की तरफ और ये भी थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। ये फ्लोरीन इधर पीछे हट जाएगा क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, ये भी पीछे हट जाएगा, ये भी इसको पुश करेगा। और अब जो शेप निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, लॉन पेयर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ये एक प्लेन में बॉन्ड नहीं है, ये तीनों एक प्लेन में है, 1 2 3, और ये इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे वाले जो थोड़े झुक गए पीछे की तरफ, क्योंकि लॉन पेयर ने बॉन्ड पेयर को पुश किया। और इस शेप का नाम होता है शी सॉ शी। आई होप आप सब जानते हैं इस चीज को, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। नाउ दिस इज शी शॉ शेप। और इसका जो एंगल है ना आपका, ये वाले जो एंगल है अब वो सारे बदल जाएंगे, जो पहले एंगल था वो आपका नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो आपको 165 और 155 पिकोमीटर का रेशियो रहेगा। ये जो एक्सियल है वो 165 के रहेंगे और इक्विटोरियल वाले जो है वो आपके 155 पिकोमीटर के रहेंगे, ठीक है। अगर आप बात करें अबाउट द बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल बेटा 120 से घट के 102 हो गया है। ये वाला जो एंगल था ना, अगर लॉन पेयर नहीं होता तो ये एंगल 120 का होना था भाई, ट्रायंगुलर प्लेनर में ये 120 के हैं। ये वाला जो एंगल है ये सिर्फ 102 डिग्री का रह गया, इतना ज्यादा घट गया है क्योंकि लॉन पेयर ने बॉन्ड पेयर को पुश किया, तो बॉन्ड पेयर पास आए तो एंगल क्या हो गया बेटा, कम। जबकि ये वाला एंगल जो आपका 180 का था, कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले की, ये पूरा एक परपेंडिकुलर दूसरा, तो ये जो एंगल है ये पूरा 90 और 90 180 का था। अब मैंने क्या बोला कि लॉन पेयर इन दोनों को पुश करेगा पीछे की तरफ, तो अगर ये एंगल देखो पहले ये था, अब अगर पुश कर दिया ये नीचे की तरफ आ गए तो ये एंगल घट नहीं गया। तो ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक, ये एंगल आपको 173 डिग्री का मिलेगा। तो इसमें भी क्या हो जाता है बेटा, आपका जो एंगल है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो सब आप समझ गए, ज्योमेट्री इज ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, शेप का नाम है सीसॉ, हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp3d एंड इट कैरीज 1 लॉन पेयर। सेम ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो टेट्राफ्लोराइड्स हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी टू एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। टेट्राफ्लोराइड्स हैं या फिर आपकी हैलाइड्स हैं, बाकी उनमें ये गुण है कि वो दोनों का काम कर सकते हैं, वो लुईस एसिड भी हो सकते हैं और वो लुईस बेस भी हो सकते हैं। अब लुईस एसिड क्या होते हैं बेटा, दैट आर एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, यूं समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो आपके लुईस एसिड है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आपके लुईस बेस है। तो ये लुईस
एसिड का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कम को होंगे बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल अपना खाली पड़ा है। ये उस डी ऑर्बिटल में किसी भी एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ होल्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। लुईस बेस का कम काम करेंगे व्हेन दे आर यूजिंग देयर लोन पेयर। भाई लोन पेयर है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड बनाने के अलावा। अपना लोन पेयर अगर खर्च करके किसी के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है तो लुईस बेस है। अगर अपने खाली पड़े हुए डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। रिएक्शन देखिए, जैसे SF4 के अंदर एक लोन पेयर है, ये BF3 के साथ रिएक्शन करता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। तो क्या करेगा, लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड नाउ इट विल बी SF4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। यहाँ पे SF4 ने अपना लोन पेयर खर्च करके BF3 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम किया, इस नाते इट इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ये रिएक्शन देखिए, हमने SF4 को 2 F नेगेटिव दिए और ये बन गया SF6 2 नेगेटिव। भाई SF4 था, डी ऑर्बिटल खाली पड़ा था, 2 F नेगेटिव आए। F नेगेटिव का मतलब है फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो इन्हें सल्फर के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, बट इन्हें जगह चाहिए अकोमोडेट होने के लिए, वो जगह सल्फर ने प्रोवाइड कर दी। क्यों? बिकॉज इट हैव एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है किसी का इलेक्ट्रॉन पेयर, तो किसका काम करेगा, 1 सेकेंड, हाँ, एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो ये दोनों का काम कर सकता है, लुईस एसिड और लुईस बेस का भी। अगर आप इसको SF6 से कंपेयर करें तो हमने ये कहा था कि SF6 केमिकली इनर्ट है क्योंकि सल्फर को 6 फ्लोरीन दबाए रखते हैं। SF4 में ये केस नहीं है, 4 फ्लोरीन उतनी अच्छी तरह से ढक नहीं पाते सल्फर को जितना कि 6 फ्लोरीन ढक रहे थे, तो SF4 थोड़ा रिएक्टिव है। आप इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो जो कि SF6 की नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अगर SF4 का मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो ये रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि सल्फर इसको इतनी प्रॉपरली नहीं शील्ड हो रहा फ्लोरीन से, एंड इट विल फॉर्म SO2 प्लस में HF, तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है आपका वो बन जाएगा अगर आप SF4 का हाइड्रोलिसिस करते हो। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज सल्फर रिएक्शन कर सकता है, वो इतना ढका हुआ महसूस नहीं करता 4 फ्लोरीन से जितना कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर जो 6 फ्लोरीन है वो सल्फर को ढक पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, डाइहैलाइड्स। सो डाइहैलाइड्स में सिलीनियम डाइहैलाइड्स नहीं बनाता है, बाकी मेंबर बनाते हैं। कोई कारण पूछे तो कारण है बेटा साइज एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिलीनियम का साइज और उसकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज मतलब एक तो उसका साइज अलाउ नहीं करता, ऊपर से सिलीनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं है क्योंकि वो पोलोनियम जैसे जो बीच में है तो इसमें +2 नहीं +4 और +6 ज्यादा स्टेबल है, ऊपर है तो ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, तो इसकी +2 इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अगर आप बाकी मेंबर्स की बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ SCl2, और भी हो सकते हैं Br2 ले लो, बाकी ले लो, सिलेनियम का ले लो, सॉरी सिलेनियम ने नहीं बना था, टेलुरियम का ले लो। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाफ 6 प्लस में 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, तो ज्योमेट्री का नाम है दैट इज टेट्राहेड्रल। अब शेप की बात कर लेते हैं, लॉन पेयर है कि नहीं है। अब देखो, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बना है क्लोरीन के साथ 2, क्योंकि क्लोरीन सिंगल ही बना रहा है, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा फिर, तो 6 में से खाली 2 खर्च किए मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, सो इट हैव 2 लॉन पेयर, तो शेप की बात भी निकल के आएगी। पर इसका कंपैरिजन SCl2 का या किसी भी डाइहैलाइड का आप वाटर से कर सकते हो ना। भाई ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लॉन पेयर होते हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सल्फर के हैं, तो जैसी शेप वाटर की होगी वैसी इन कंपाउंड्स की हो जाएगी। सो दे हैव बैंड और V शेप। ठीक है, तो जैसे मैं SCl2 का बनाऊं तो सल्फर क्लोरीन क्लोरीन एंड ऑब्वियस सी बात है द एंगल इज नॉट 104.5,
पानी की तरह एंगल नहीं होगा इसमें 104.5 डिग्री, क्योंकि पानी में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, तो जो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं विद वाटर, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये तो हाइड्राइड है और ये तो हैलाइड है, ठीक है, पर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है बॉन्ड पेयर के, तो रिपल्शन ज्यादा है तो एंगल बड़ा है। पर सल्फर और क्लोरीन के अंदर तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन दूर है सल्फर से, तो रिपल्शन कम है, तो यहाँ एंगल आ जाता है आपका 103 डिग्री। अगर आप नीचे वाला कोई कंपाउंड और जैसे टेल्यूरियम की कोई बात करेंगे, तो टेल्यूरियम तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और दूर चले जाएंगे, अगर और दूर चले जाएंगे तो एंगल और क्या हो जाएगा बेटा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, ज्योमेट्री है, वो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो by taking the example of water, and the last one is monohalides. The last one is monohalides, ठीक है। तो मोनोहेलाइड्स के अंदर बेटा ओ, जैसे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑक्सीजन की जो फ्लोराइड वगैरह बनती है, उसको आप डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब हम फ्लोरीन वाला ग्रुप पढ़ेंगे उसमें उसके डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी हम जैसे कुछ आपके सिलीनियम की दे रखे हैं, क्लोराइड जैसे सल्फर की है, इन तरह के कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, लाइक और ब्रोमीन के साथ भी बन जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इस फॉर्मूले को यूं नहीं लिख सकते जैसे HCl, उसका रीजन है क्योंकि अगर आप देखो क्लोरीन तो एक बॉन्ड बना के सल्फर से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, क्योंकि जैसे मैंने ये बॉन्ड बनाया भाई, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर करेगा 8 पूरे, पर सल्फर को भी तो क्लोरीन का एक ही शेयर करना पड़ेगा ना, और सल्फर के पास 6 है, तो 6 और 1 तो 7 ही होते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला यूं लिखोगे तो ऑक्टेट पूरा नहीं होता सल्फर का, तो मेरे को क्या करना है, मैंने दोनों, इधर भी एक सल्फर लगा दिया, इधर एक क्लोरीन लगा दिया, अब पूरा हो जाएगा। अब ये क्लोरीन इसका एक शेयर करके 7, ये शेयर करके 7, सल्फर एक, इस सल्फर का एक, क्लोरीन का शेयर करके 8, इस क्लोरीन और इस सल्फर का शेयर करके 8, तो हमें स्ट्रक्चर इस तरह से लिखना पड़ता है। आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं HCl और SeCl, तो फिर आपका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में पता करना है, वही सिंपल फॉर्मूला यूज करो, इसका स्ट्रक्चर आप बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, OO एक H इधर, इसको हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, ये प्लेन में है, ये आउट ऑफ प्लेन, ये भी आपका आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप कंपैरिजन कर सकते हो एज दैट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। जैसे हमने SF उसके HCl2 का स्ट्रक्चर वाटर से कंपैरिजन किया था, जबकि ये जो आपने डाई हैलाइड्स ले रखी हैं, दीज ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डाइमर क्यों, क्योंकि देखो मैंने दो मॉलिक्यूल जोड़े हैं ना, एक एक नहीं लिखा ना, तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और जब ये डाई हैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सो दे कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि सल्फर के जो ये एलिमेंट है इस फैमिली के, इनमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो दे कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे सिलीनियम ये करेगा, तो इस कंपाउंड में अगर आप देखो तो सिलीनियम के ऊपर जो चार्ज है दैट इज +1, इसमें चार्ज +4, इसमें चार्ज 0, तो +1 से 0 होना इज रिडक्शन और +1 से 4 होना इज ऑक्सीडेशन। तो जो डाइमर बनेंगे मोनोहैलाइड्स के अंदर, ये डाइमर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, ओके। सो अभी हैलाइड के अंदर आपका जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है, ओके। थैंक यू बेटा।